बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज है, ये हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 12.1। पेज नंबर है 341। यहाँ न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ लेता हूँ। आपके पास बुक होगी, आप बुक से देख लीजिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 meters high, measure of the angle of depression of a ship is 18 degree 30 minutes. How far is the ship from the lighthouse? अब ये सवाल ऐसा है कि जिसमें आपको फिगर बनाए बगैर ये सवाल समझ में नहीं आएगा। एक पिक्चर ड्रॉ कर लो, एक रफली आप एक टॉप ऑफ द लाइट हाउस है। लेट अस ड्रॉ दिस वन। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। इसकी हाइट है 102 मीटर। 102 मीटर हाइट है इस लाइट हाउस की। यहाँ से उसने एक शिप देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके इक्विवेलेंट एंगल ये है। तो दिस इज 18 डिग्री 30 मिनट्स। दिस एंगल इज ऑफ 18 डिग्री 30 मिनट्स। और क्या मालूम करना है आपको? हाउ फॉर इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये इसे आप ABC, इस ट्रायंगल को एक ABC कह लें। एंड यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो लेट अस कॉल x। तो अब आपके पास डाटा ये है कि एंगल आपके पास मौजूद है 30 डिग्री है। 18 मिनट्स 30 डिग्री, यानी 18.5 डिग्री आप ले सकते हैं इसे। तो हाइट यानी y, या हाइट कह लो, हाइट इज 100। हाइपोटेनस नहीं है ये, हाइट से मैंने h को रिप्रेजेंट किया। हाइट या y कह लो, कंफ्यूज नहीं होना इस h की वजह से। y इज 102 मीटर। थीटा जो है वो आपके पास है 18.5 डिग्री। और आपको x मालूम करना है। तो आप देख रहे हैं कि tan थीटा इसमें लग जाएगा। tan थीटा वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। x आपको मालूम करना है। x को उधर ले जाओ, tan थीटा को इधर ले आओ। x इज इक्वल टू y अपॉन tan थीटा। y आपके पास है 102 मीटर। थीटा आपके पास है tan थीटा 18.5 डिग्री। अब जाहिर है tan थीटा 18.5 डिग्री आप कैलकुलेटर से निकाल लो और 102 से को उससे डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब ये जो भी आए ये से कैलकुलेट करके आप इतने मीटर्स, दैट विल बी द आंसर। तो ये कैलकुलेशन जो एंगल की है, ये कैलकुलेशन आप करके यहाँ वैल्यू पुट कर देना, तो दैट विल बी द आंसर। तो इस किस्म के सवालात हैं। ये आखिरी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें कहीं पर हाइट निकालनी है, कहीं पर इसकी हाइट निकालनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखें। A ladder is placed so that the line of the ladder and the level of the ground form an angle of 74 degree। तो इसी किस्म की फिगर बनेगी। एक लैडर है, जो आप लैडर लगा, क्वेश्चन नंबर 3। लैडर जाहिर दीवार के साथ लगाओगे तो ऐसे ही लगेगी। तो ये कह रहे हैं कि the ladder is placed so that the line of the ladder जो है वो ये है, line of the ladder and the level of the ground, यानी ground और ये line of the ladder is of 74 degree। To get maximum safety, how far from a vertical wall of house should be the bottom of 31 dm ladder 30
1 dm लैडर की जो लेंथ है वो डेसीमीटर, 31 dm लैडर बी प्लेस्ड टू गारंटी द मैक्सिमम सेफ्टी। हाउ फार फ्रॉम द वर्टिकल वॉल, तो ये हाउ फॉर ये मालूम करना है अब आपको। अगेन द डिस्टेंस, अगेन इसे आप ए बी सी कह लें। तो अब आपके पास पोजीशन ये है कि इसकी हाइट नहीं मालूम करनी है, कितनी दूर ये लगाए, कितनी दूर उस वॉल से, वर्टिकल वॉल से कितनी दूर लैडर प्लेस करे कि सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो। 74 का वो एंगल बना रही है, तो डिस्टेंस कितना आएगा। लैडर की जो है लंबाई है वो आपको दी हुई है कि लैडर जो है वो उसकी मेजरमेंट ये है। तो अब आप देखें कि बेस एंड हाइपोटेनस, तो जाहिर कॉस थीटा लगेगा। यू नो दैट कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन 31। तो थीटा आपके पास मौजूद है x अपॉन 31 की बजाय फिलहाल आप चाहें तो हाइपोटेनस लिख लें वहां पर, चाहो तो x आपको मालूम करना है, थीटा आपके पास है। दिस इंप्लाइज cos 74 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 31, और जाहिर है 31 को उधर से ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आप हासिल कर सकते हैं। अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो जाहिर है कि क्लास में, अगर हम जब क्लास में ले रहे होते तो हम आपसे कहते हैं कि भाई अब इसे निकाल के दे दो, तो हम आंसर लिख देते हैं। सो वी हैव x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 74 डिग्री, 31 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 74 डिग्री। इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इसका जो एंगल होगा, यूनिट होगा x का, वो यही होगा डेसीमीटर dm। तो जो भी आंसर आएगा dm आगे लिख देना, दैट विल गिव्स यू द आंसर। तो बस एक सवाल और इंशाल्लाह इसका करते हैं, फिर ये मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आपको 1 to बस 7 क्वेश्चन है, आखिरी 2 सवाल भी, आखिरी 2 सवाल छोड़ देना कि बस 5 भी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये सवाल जब ही समझ में ज़्यादा आएंगे जब ये आप ड्रॉ कर लेंगे। द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, कोई रिवर है उसकी एक साइड पे एक मैन खड़ा हुआ है, ये एक मैन खड़ा हुआ है रिवर के एक साइड पे, या इस साइड पे बना लो, ये एक शख्सियत खड़ी हुई है। A man is standing on the bank of the river. He observed that the measure of the angle subtended by a tree on the opposite bank. Opposite जो बैंक है उस पे जो ट्री का एंगल बन रहा है वो बन रहा है 65 डिग्री, 65 डिग्री। When he retreats 35 मीटर, ये 35 मीटर पीछे चला गया, 35 मीटर, he observed when he retreats 35 meters from the bank, he find the measure of the angle to be 35 degree। अब उसने देखा कि जो अब एंगल बना है वो 35 डिग्री का है, दिस इज 35 डिग्री। अब मालूम क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये मालूम करना है y एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, लेट्स से कि दिस इज विड्थ ऑफ द रिवर, ये मालूम करना है। तो अब आपके पास पोजीशन ये है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक है ये ए डी सी। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें मालूम करनी है, तो बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ।
तो लेट कर लो इसे कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज y, height of the tree is y and the width of the river is x. अब आप देखिए अगेन, क्योंकि y है दोनों में, a b c और a b c दोनों में y कॉमन है, तो एक ट्रायंगल ले लो. लेट अस राइट ट्रायंगल ABC या ADC. ट्रायंगल ADC में पोजीशन ये है, अगेन tan थीटा है आपके पास 35 डिग्री. tan 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है x प्लस 35. A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो है x एंड 35 प्लस 35. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास y है, बेस आपके पास जो है वो x प्लस 35 है. तो ज़ाहिर है 35 डिग्री आपको मालूम है. यहाँ दो चीजें आपके पास, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर. तो अभी इसे आपको इक्वेशन कह लो, क्योंकि tan 35 अगेन आप कैलकुलेटर से निकालेंगे और एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास. चाहो तो आप पहले x प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई tan 35 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू y. तो 35 डिग्री निकाल के चाहो तो x y अलग अलग इकट्ठा करके लिख लो एक साथ. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें. नाउ कंसीडर द ट्रायंगल ABC. ABC में x भी अननोन है और y भी अननोन है. सिर्फ मालूम क्या है आपको, मालूम यह है कि tan 65 डिग्री इज y अपॉन x. तो यहाँ x भी अननोन और y भी अननोन. यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई tan 65 डिग्री इज इक्वल टू y. तो यूँ कह लें आप कि यहाँ y आपके पास है इन टर्म ऑफ x. जब इसकी वैल्यू रख दोगे तो y इन टर्म ऑफ x, जब y आ जाएगा आपको इन टर्म ऑफ x, यहाँ y की वैल्यू पुट कर लो. तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है सिर्फ x में आ जाएगी. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना. x की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू हासिल हो जाएगी. तो ज़ाहिर है यहाँ पर कैलकुलेटर का काम है, तो इसे कैलकुलेटर से कर लेना इसको. तो यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म होती है, लेकिन इसके बाद जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो है बायनोमियल एक्सपेंशन. बायनोमियल एक्सपेंशन से पहले थोड़ी सी मुझे आपको मज़ीद कुछ बातें बतानी होंगी. अब इसे कंटिन्यू कर लेना भाई, घर पे इसे मुकम्मल कर लेना है. तीनों सवाल जो हैं चूँकि कैलकुलेटर डिपेंडेंट हैं, इसलिए इनको कंप्लीट हम नहीं कर सके. कंप्लीट आप लोग इसे कर लीजिएगा. एक चीज़ होती है फैक्टोरियल. हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने ना सुना हो. पहले फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, दिस इज 5 फैक्टोरियल. तो ये जो 5 फैक्टोरियल है ये होता है 5 से लेके 4 तक, 1 तक मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 फैक्टोरियल मीन दिस. 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. जिसे आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 120 आपके पास आंसर आ जाएगा. इसकी और जो ख़ास बात है वो ये है कि जितनी हमें ज़रूरत हो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं. अगर हमें 4 फैक्टोरियल को किसी से कैंसिल करना हो तो आप जिस जगह चाहें इस एक्सपेंशन को रोक दें. जितनी ज़रूरत हो इतना एक्सपेंड करो
और बाकी इसे जिस जगह चाहें आप इसे रोक दें। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आपके ऊपर है। मसलन अगर आपके पास ये होता तो सिंप्लीफाई करो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 5 का भी पूरा एक्सपेंशन लिखो और 3 का भी पूरा एक्सपेंशन लिखो। तो आप जानते हैं कि 5 में 3 आएगा, ये आ गया। तो इसे सिर्फ आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दें और ये डिनोमिनेटर में जो 3 फैक्टोरियल है इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, तो आपके पास आंसर जो है वो 20 इज द आंसर। तो इसलिए ये हमारे पास एक अपनी आसानी के लिए ये एक शॉर्टकट हो गया कि हमने बजाय इसके कि हम इसे भी पूरा लिखते, 3 फैक्टोरियल को पूरा लिखते और फिर कैंसिल करते, हमने एक जगह पे स्टॉप करके आपस में कैंसिल कर लिया। तो छोटा नंबर क्योंकि छोटा फैक्टोरियल जो है वो बड़े फैक्टोरियल में शामिल होता है। अच्छा, ये फैक्टोरियल जो है हमेशा नेचुरल नंबर के लिए होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल भी, बस ये याद रखना कि अगर कहीं 0 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब भी 1 है, और अगर 1 फैक्टोरियल है तो जाहिर है उसका भी मतलब 1 है। तो इसलिए ये नेचुरल नहीं बल्कि होल नंबर के लिए, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, इसमें फ्रैक्शन नहीं होता। फैक्टोरियल ना फ्रैक्शन नंबर के लिए है और ना ही जो है ये नेगेटिव नंबर का एक्सपेंशन है। अब जनरल फार्मूला अगर आप इसका देखें n फैक्टोरियल, तो ये तो एग्जांपल थी इसकी। n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब है यू कैन राइट दिस एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर मजीद टर्म लिखना चाहें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। जिस जगह आप इसे रोकना चाहें रोक सकते हैं। असल में इसका यह है कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, और ये 1 तक चला जाएगा, 2 3 1। सो दिस मीन्स n फैक्टोरियल। तो एक तो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से पहले इसको देना है कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। दूसरी एक चीज होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन NCR, इसको इस तरह भी लिखा जाता है और इसे इस तरह भी लिखा जाता है। यहाँ C पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ बोलने में इसे भी आप कहेंगे NCR, बोलने में ये भी NCR कहलाएगा, यहाँ पर अपॉन नहीं डाल देना, NCR, या ऐसे लिखा जाता है NCR। इसका मतलब इसका फॉर्मूला है और इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल। n r जो है वो लेस देन और इक्वल टू n, r n से बड़ा नहीं होगा। r इज अ पार्ट ऑफ n, यू कह रहे हैं कि ज्यादा इक्वल हो सकता है, लेकिन r कैन नेवर बी ग्रेटर देन n, इट इज लेस देन और इक्वल टू n। तो ये फॉर्मूला है NCR निकालने का। इसमें आप देखेंगे 3 मकामात पे आपके पास फैक्टोरियल मौजूद है। इसका भी कुछ शॉर्टकट है, तो वो जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सवालात हैं। मैं आपको पेज नंबर लिखवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए कॉम्बिनेशन जो है ये पेज 234 से ये आर्टिकल शुरू है।
यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है इसका NCR का। तो इससे आगे सॉल्व कुछ एग्जाम्पल हैं, या प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। कुछ तो सवालात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो पेज नंबर है 234 और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 7.3 है। इसमें कुछ कम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 बस कर लेना। इसका 7.3 एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 240 पे, एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 140। ये मज़ीद सवालात के लिए कुछ मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो कुछ एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 यहाँ पर सवाल हैं, ये कर लेना। लेकिन अगर आपको निकालना है 11C2 निकालना है आपको, तो आप देखें फॉर्मूले के हिसाब से, यानी n-r, ये n है ये r है, n फैक्टोरियल तो ऊपर तो सिर्फ n फैक्टोरियल है, इट्स मीन 11 फैक्टोरियल, 11 minus 2 factorial and then 2 factorial. So you can say that this is 11 factorial divided by 9 factorial multiplied by 2 factorial. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों में जो स्मॉलर है वो ये है और ये लार्जर है, तो 9 फैक्टोरियल को कैंसिल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 11 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल भी शामिल है और 2 फैक्टोरियल भी शामिल है। तो 9 फैक्टोरियल चूँकि लार्जर नंबर है, लिहाजा 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यू कैन राइट दिस एज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल जो है इसे एक्सपेंड कर दो 2 into 1। तो आप देखें कि कैलकुलेशन फिर पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो इनमें ग्रेटर है उसको कैंसिल कर दो, स्मॉलर वन को एक्सपेंड करके लिख दो, तो ये आपके पास, और आप चाहे तो इस 2 को भी यहाँ कैंसिल कर दो या बाद में कर देना। 10 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल कर दोगे तो आंसर आपके पास 55 आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा NCR ऐसे भी लिखा जाता है और दूसरी तरह से भी लिखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ जो एक मजे की बात है वो ये है कि ये एक एग्जाम्पल हो गई। मजे की बात ये है, चलिए मजे की बात बाद में देखेंगे, या देख लो, ये 11C9 होता तो क्या करते, तब भी यही आता, क्योंकि अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे वही 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, और r कितना है 9 है तो 9 फैक्टोरियल, तो नंबर वही आए जो यहाँ आए थे, वही नंबर यहाँ पर आए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो, जो कि ये है, या इन दोनों का डिफरेंस हो, ये दोनों इक्वल है। तो अब आप जरा गौर कीजिए कि चाहे ये हो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है तो ये आया है सिर्फ 2 टर्म्स ओनली, यहाँ 2 थी, यहाँ 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, ऑल्टरनेट है एक दूसरे के।
तो चूंकि पोजीशन बदल जाती है, वैल्यू तो वही आएगी जो यहाँ है। कैंसिल आप 9 फैक्टोरियल को करेंगे, क्योंकि लार्जर ये नंबर है, ये लार्ज नंबर है, इसकी बनिस्बत, तो इसे आप कैंसिल करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भी जो आएगा आपके पास आंसर वो 55 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 11C9 हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, या 11C2 हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब आसानी यही है कि हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ये है कि इन दोनों में जो स्मॉलर वन है, जो भी स्मॉलर वन है, सिर्फ इतनी टर्म हमें चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को आप क्या करें, ये स्मॉलर ये है तो 2 टर्म ओनली लिख दो, 10, 11 एंड 10 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे है इसका फैक्टोरियल लिखोगे, बस दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करें। इसी तरह से अब अगर आपको 11C4 निकालना हो, तो आप देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस है 7 जाहिर 4 से ग्रेटर है। तो जो स्मॉलर है उसे यूज करो, उसे यूज किया हमने। तो अब यहाँ 4 है तो 4 टर्म लिखें आप, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 टर्म्स लिख लो। और 4 फैक्टोरियल, जितनी टर्म्स ऊपर लिखी हुई है इतना फैक्टोरियल नीचे लिख दो, कैलकुलेट कर लो इसे, एक्सपेंड, जाहिर है 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेहतर है कि इस 4 को 2 को मिला के इस 8 को कैंसिल कर दो, और इस 3 को 9 के साथ कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 330। 110 यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 आंसर आ गया।